हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स। आपको अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरे इंथुसियाज्म के साथ अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आज की यही आपकी स्मार्ट हार्डवर्किंग आने वाले समय के लिए एक बून बन के आपके लिए प्रूफ होगी। आप आने वाले समय में अपने को बड़े खुश नसीब समझोगे, क्योंकि आप मैक्सिमम सिलेबस अपना कवर कर चुके होगे। आपका फेयर ख़त्म हो चुका होगा, आपका टेंशन ख़त्म हो चुका होगा। अगर आप पंक्चुअली रेगुलरली काम करोगे तो आपके लिए आने वाला समय ज़्यादा अच्छा होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर टू पैरेलल वायर्स हों, उनके बीच में करंट एक तो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही हूँ, एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करें, तो उनके बीच में फोर्स कितना एक्ट करेगा। उसके बेसिस पर हमने 1 एम्पियर को डिफाइन किया था कि 1 एम्पियर वह अमाउंट ऑफ करंट होती है जो टू पैरेलल वायर्स में जो एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस पर रखे गए हों उनमें फ्लो कराई जाए, तो उनके बीच में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर यूनिट लेंथ पर फोर्स एग्जर्ट्स करे। आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो कि चार्ज पार्टिकल या आयन को हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट करने के लिए यूज की जाती है। साइक्लोट्रॉन को हम पार्टिकल एक्सेलरेटर भी कहते हैं। इसका यूज हम आयंस या चार्ज पार्टिकल को वेरी हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट करने के लिए करते हैं, और उन हाई एनर्जी पार्टिकल का यूज हम न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मेडिकल में हम उन हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल का यूज करते हैं। तो साइक्लोट्रॉन को 1934 में ईओ लॉरेंस और एमएस लिविंगस्टोन ने इन्वेंट किया था। ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बार बार मूव कराया जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट होता जाता है और उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो बार बार एक्सेलरेट होगा, उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और वेरी हाई एनर्जी के साथ वो उस फील्ड से बाहर निकलेगा। ओके, आइए हम देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। आइए डिस्कस करते हैं। ओके, साइक्लोट्रॉन क्या? साइक्लोट्रॉन ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है या एक डिवाइस है जो किसी चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, और आयंस या आयन को एक्सेलरेट करने के लिए टू हाई एनर्जीज मीन्स चार्ज पार्टिकल या आयन को हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो डिवाइस हमारा साइक्लोट्रॉन कहलाती है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो किसी चार्ज पार्टिकल या आयन को हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट करने के लिए यूज की जाती है। इट वॉज इन्वेंटेड बाई ईओ लॉरेंस एंड एमएस लिविंगस्टोन इन 1934। इसको ईओ लॉरेंस और एमएस लिविंगस्टोन ने 1934 में इन्वेंट किया था। इसको ईओ लॉरेंस और एमएस लिविंगस्टोन ने 1934 में इन्वेंट किया था। आइए हम देखें कि इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर यह वर्क करता है, इसका मतलब डॉक्ट्रिन क्या है। When a charged particles or ions is made to move again and again in high frequency electric field and strong magnetic field, मीन्स जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक हाई फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए हाई फ्रिक्वेंसी का इलेक्ट्रिक फील्ड ये अप्लाई किया गया है, और हाई फ्रिक्वेंसी और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में बार बार मूव कराते हैं तो क्या होता है, इट गेट्स एक्सेलरेटेड, वो एक्सेलरेट हो जाता है एंड एक्वायर सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मीन्स ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्वायर कर लेता है। मीन्स फिर से सुन लीजिए प्रिंसिपल क्या है। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को हाई फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रिक फील्ड
और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में अगेन एंड अगेन हम मूव कराते हैं तो वो एक्सेलरेट होता जाता है और उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है और वो हाई एनर्जी के एक पार्टिकल्स के रूप में उससे बाहर निकलता है। ओके, आइए देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ टू डी शेप्ड हालो मेटालिक चैम्बर। देखिए इसमें ये डी शेप के दो जो है हालो मेटालिक चैम्बर होते हैं। इनके शेप की वजह से इन्हें हम डीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीज बोलते हैं। तो ये D1 और D2 ये दो हालो मेटालिक जो है वो चैम्बर होते हैं और इन दोनों डीज के बीच में एक यहाँ पर सेंटर होता है जिसको हम यस बोलते हैं, जहाँ पर आयन या चार्ज पार्टिकल को रखा जाता है जिसको एक्सेलरेट कराना होता है, तो इसको हम सोर्स पॉइंट कहते हैं। इन दोनों डीज के बीच में सेंटर पर एक प्लेस होता है जहाँ पर हमें जिस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना है या जिस आयन को एक्सेलरेट कराना है उसको हम यहाँ पर रखते हैं। इन दोनों डीज के बीच में हम एक हाई फ्रिक्वेंसी मींस रेडियो फ्रिक्वेंसी का एक ऑसिलेटर अप्लाई करते हैं जो नियर अबाउट 10⁴ वोल्ट और 10⁻⁷ आपका 7 हर्ट्ज 10⁻⁷ हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। दोनों डीज के गैप के बीच में हम एक रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर अप्लाई करते हैं जो नियर अबाउट 10⁴ वोल्ट और 10⁷ हर्ट्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों डीज के बीच में होती है। डीज मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो D1 D2 डीज के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इन डीज के बीच में की गैपिंग में होता है और मैग्नेटिक फील्ड जो है डीज के अंदर भी होता है। यहाँ पर देखिए जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर और ये नॉर्थ और साउथ ये स्ट्रांग मैग्नेट लगे हुए हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है। मैग्नेटिक फील्ड डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर अप्लाई किया गया है। मैग्नेटिक फील्ड इन डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर अप्लाई किया गया है। इन दोनों डीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। बीच के गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर है। तो जब यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल रखेंगे और हम ऑन करेंगे इसको तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ ये D1 डीज में जाएगा। यहाँ ये सेमी सर्कुलर पाथ में चलता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा। जब ये सेमी सर्कल कंप्लीट करता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर पोलरिटी चेंज हो जाएगी। मीन्स अगर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर मान लो यहाँ पर पहले माइनस थी तो अब प्लस हो जाएगी। अब ये चार्ज पार्टिकल D1 गैप से D2 में आएगा। D1 से D2 जब आएगा उस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर वर्क डन करेगी। Q इंटू V के इक्वल, V पोटेंशियल डिफरेंस है तो उतनी एनर्जी इसको मिल जाएगी। अब D2 के अंदर और बड़े सर्कल में सेमी सर्कल में चलेगा, ये चलेगा। जब यहाँ पहुंचेगा फिर डीज की पोलरिटी चेंज हो जाएगी। अब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर ये चार्ज पार्टिकल या आयन जब D2 डीज से D1 डीज में जाएगा फिर ये एक्सलेट हो जाएगा, इस पर वर्क डन Q भी हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर एक बिगर सर्कल सेमी सर्कल में मूव करेगा। जब यहाँ पहुंचेगा फिर पोलरिटी चेंज हो जाएगी। हर बार जब चार्ज पार्टिकल या आयन एक डीज से दूसरे डीज की गैपिंग में एंटर करेगा, एक डीज से दूसरे डीज में आएगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एक्सलेट कर दिया जाता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर Q इंटू V वर्क डन करता है। लगातार उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अंत में जब यहाँ पर पहुँचता है, जब उसकी रेडियस डीज की रेडियस की इक्वल हो जाती है तो यहाँ के एग्जिट बना होता है। इस एग्जिट से ये बाहर जाकर के टारगेट को स्ट्राइक करता है। ओके, तो यहाँ पर दो फील्ड अप्लाई किए गए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड डीज के गैप में जिसका काम ये है कि जब ये चार्ज पार्टिकल एक डीज से दूसरे डीज में एंटर करे तो उसको एक्सेलरेट करना, उसको एनर्जी प्रोवाइड करना। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये चार्ज पार्टिकल डीज के अंदर एक सेमी सर्कुलर पाथ में ये ट्रेवल करता है। ओके, हाँ, अब एक बात हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब ये चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो जितने टाइम में सेमी सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करे उतने ही टाइम में डीज की पोलरिटी चेंज हो जाए।
तभी वो एक्सेलरेट हो पाएगा। और इसको हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस कंडीशन। मतलब जो फ्रीक्वेंसी इस चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर पाथ में मोशन की होनी चाहिए वही फ्रीक्वेंसी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की होनी चाहिए, जिससे जितने टाइम में ये चार्ज पार्टिकल यहाँ सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करे उतने टाइम में पोलैरिटी डीज की चेंज हो जाए। तो हर बार जब वो चार्ज पार्टिकल एक डीज से दूसरे डीज में एंटर करे तो वो एक्सेलरेट हो जाए, उसकी एनर्जी चेंज होती जाए, उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। अगर हम ये मान लें कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू ए है और जो इसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू सी है, तो न्यू ए इक्वल टू अगर न्यू सी होगा मीन्स अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इस चार्ज पार्टिकल के सेमी सर्कुलर पाथ में मोशन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी है। अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होंगी तो हर बार डीज की पोलैरिटी जो है राइट फेज में चेंज होती जाएगी और जब भी चार्ज पार्टिकल एक डीज से दूसरे डीज में जाएगा तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इसे हम साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस कंडीशन कहते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी है साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं होगी तो उस केस में वो जब एक डीज से दूसरे डीज में एंटर करेगा तो एक्सेलरेट नहीं होगा, फिर एनर्जी उसकी इंक्रीज नहीं होगी। तो याद रखना है कि साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस कंडीशन के लिए अप्लाइड हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी यहाँ डीज में जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए। आइए देखें हम इसकी वर्किंग और थ्योरी क्या है। वर्किंग और थ्योरी की बात करें, अ चार्ज पार्टिकल of massium and charge q moves at right angles to the magnetic field B inside the dish. Inside the dish electric field is 0. अभी हमने बताया था कि डीज जो है वो मेटल्स की है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो डीज के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। डीज के अंदर केवल मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो एक सर्कुलर पाथ में या सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द चार्ज, उस चार्ज की रेडियस कितनी होगी सर्कुलर पाथ की? R इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। R इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, जहाँ यह मास है उस चार्ज पार्टिकल का, V वेलोसिटी है, Q चार्ज है, B मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है। टाइम टेकन बाई चार्ज टू कंप्लीट सेमी सर्कल, ये चार्ज पार्टिकल किसी एक डीज के अंदर एक सेमी सर्कल में चलेगा, तो सेमी सर्कल को कंप्लीट करने में उसका कितना टाइम लगेगा? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इक्वल टू ये टाइम आप निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से ये आएगा T इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू बी। क्या आएगा? T इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू बी। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखिए, ये जो टाइम है सेमी सर्कल को कंप्लीट करने में, ये ना तो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है चार्ज पार्टिकल के, ना उसकी एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक ना, ये केवल मास और चार्ज पार्टिकल के चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। अब अगली बात साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस कंडीशन क्या होती है ये देख लीजिए। इफ टाइम पीरियड ऑफ द अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपिटल टी, मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने हाई फ्रिक्वेंसी के अप्लाई की है, अगर इसका टाइम पीरियड हम कैपिटल टी मान लें, क्या मान लें? कैपिटल टी मान लें। The polarities of the dish will change after time t/2, तो मीन्स डीज की पोलैरिटी कितने टाइम बाद चेंज होनी चाहिए? t/2 टाइम बाद चेंज होनी चाहिए। अगर अल्टरनेटिंग फ्रिक्वेंसी की जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, अगर उसके टाइम पीरियड को हम t मान लें तो जो डीज की पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए वो t/2 टाइम बाद चेंज होना चाहिए। क्या? t/2 टाइम बाद चेंज होना चाहिए। अब t/2 टाइम के बाद चेंज होने का बेनिफिट क्या होगा? आइए हम आपको बताते हैं क्या बेनिफिट होगा इसका। आइए स्टूडेंट्स हम देखें कि साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस कंडीशन क्या होती है और कब ये सेटिस्फाइड होती है, कब ये सेटिस्फाइड नहीं होती है। आइए हम डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि इफ द टाइम पीरियड ऑफ द अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपिटल टी, मीन्स जो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है अगर इसका टाइम पीरियड कैपिटल टी हो और इस जो आयन यहाँ पर मूव कर रहा है इसको एक सेमी सर्कल पाथ में चलने में लगने वाला टाइम स्मॉल टी हो, ठीक ना,
द पोलरिटी ऑफ द डीज विल बी चेंज आफ्टर t/2। मीन्स अगर इसका जो टाइम पीरियड हो कैपिटल टी हो तो इसकी पोलरिटी t/2 टाइम बाद चेंज होगी। मीन्स ये प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो पोलरिटी जो चेंज होगी कैपिटल t/2 टाइम बाद चेंज होगी। मीन्स अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड आपका कैपिटल टी हो तो t/2 टाइम के बाद इन पोलरिटी की डीज की पोलरिटी चेंज हो जाएगी। और अगर हम ये सपोज कर लें कि स्मॉल टी टाइम लग रहा है इस आयन को सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, तो साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस कंडीशन क्या कहती है कि कैपिटल t/2 जो है स्मॉल टी के इक्वल होना चाहिए। मीन्स जितने टाइम में डीज की पोलरिटी चेंज हो सेम उतने ही टाइम में इस चार्ज पार्टिकल या आयन को एक सेमी सर्कल कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो आयन का इस सेमी सर्कुलर पाथ का जो टाइम होना चाहिए वो डीज के टाइम पीरियड के हाफ के इक्वल होना चाहिए। तो t/2 इक्वल टू स्मॉल टी इक्वल टू πm/qb, ये रिजोनेंस कंडीशन कहलाती है। अब यहाँ से t क्या आ जाएगा 2πm/qb, क्या आ जाएगा 2πm/qb, ये टाइम पीरियड आ गया। ठीक ना, क्या आ गया टाइम पीरियड आ गया। फ्रीक्वेंसी न्यू ये होता है 1/t, तो फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा qb/2πm। ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी है। अगर हम ये मान लें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जो है चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यूसी है। कितना है? न्यूसी है। अगर न्यूसी इक्वल टू न्यूए हो जाए, क्या न्यूसी इक्वल टू न्यूए हो जाए, मीन्स एक सेकंड में जितने राउंड ये पार्टिकल कंप्लीट कर रहा है एक सेकंड में उतने ही टाइम्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो जाए, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाए, तो उस केस में जो डीज की पोलरिटी चेंज होगी वो राइट मैनर से चेंज होगी और चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता जाएगा, एक्सेलरेट करता जाएगा, एक्सेलरेट करता जाएगा, उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर न्यूसी इक्वल टू न्यूए कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड होती तो फिर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। इसी को बोलते हैं रिजोनेंस कंडीशन। क्या कहते हैं? रिजोनेंस कंडीशन। तो आप क्या लिखेंगे एग्जाम में? If the frequency of the applied electric field is equal to the cyclotron frequency of the charged particle, then polarity of the D's changes in right manner and ions can be accelerated. This is called resonance condition. लेकिन अगर जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट नहीं रहती है। इलेक्ट्रॉन के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए रिजोनेंस कंडीशन होल्ड नहीं करती है। इलेक्ट्रॉन का मास वेरी लेस होने से वो स्पीड के साथ चेंज होता रहता है, वो स्पीड के साथ चेंज होता रहता है। तो स्पीड के साथ चेंज होने से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिजोनेंस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाइड करता, तो हम साइक्लोट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास वेरी स्मॉल होने से m इक्वल टू m0/1 - v² के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का मास चेंज होता है। इलेक्ट्रॉन के मास चेंज होने से उसका टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और वो साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस कंडीशन को नहीं होल्ड करता, तो हम उसको साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट नहीं कर सकते। उसको एक्सेलरेट करने के लिए एक अलग डिवाइस बनी है, उसका नाम है बीटाट्रॉन। क्या नाम है? बीटाट्रॉन। अब ये तो रहा साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस कंडीशन। आइए देखें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी चार्ज पार्टिकल की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल होगी k इक्वल टू हाफ mv²। क्या होगी? हाफ mv²। और v r इक्वल टू होता है mv/qb, तो v इक्वल टू हो जाएगा qvr/m। तो देखिए हो जाएगा हाफ m, यहाँ v की वैल्यू पुट कर दीजिए, v इक्वल टू होता है आपका qvr/m। ये वेलोसिटी है तो यहाँ पर वेलोसिटी रख देंगे तो हो जाएगा हाफ m qvr/m का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी k इक्वल टू q² b² r²/2m, q² b² r²/2m। तो देखिए आयन की काइनेटिक एनर्जी किन किन बात पर डिपेंड कर रही है? एक तो उसके चार्ज के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, एक तो उसके चार्ज के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, एक उसके रेडियस सर्कुलर पाथ की रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, एक उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है और एक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और सर्कुलर पाथ की रेडियस अगर जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। आइए देखें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब ये रेडियस जो है इस डीज के रेडियस के इक्वल हो जाए।
मीन्स इसके सेमी सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो डीज के रेडियस के इक्वल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो जब भी जो चार्ज पार्टिकल या आयन मूव कर रहा है इस डीज के अंदर, उसकी रेडियस इस डीज के रेडियस के इक्वल हो जाती है तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। हम मान लें कि डीज की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। तो जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। क्या? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ कैपिटल आर जो है, यहाँ कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ द डीज है। क्या है? कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ द डीज है। और यम क्या है? मास ऑफ द आयन या चार्ज पार्टिकल है। क्या है? मास ऑफ द आयन या चार्ज पार्टिकल है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। क्या हो जाएगी? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, अब आइए हम देखते हैं कि कितने टाइम्स उसको रिवॉल्व करना पड़ेगा, कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करना पड़ेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब हमें देखना है कि चार्ज पार्टिकल को कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करना पड़ेगा इतनी मैक्सिमम एनर्जी के लिए। मीन्स अगर वो चार्ज पार्टिकल इतनी मैक्सिमम एनर्जी चाहता है तो कितने टाइम्स उसको रिवॉल्व करना पड़ेगा डीज के अंदर। आइए देखें। इफ n कंप्लीट्स रेवोल्यूशन, हमें मान लें कि वो चार्ज पार्टिकल n कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है। कितने? n। और वन रेवोल्यूशन वो 2 टाइम्स एक्सलेट होगा। एक बार जब इस डीज से इधर जाएगा, एक बार इधर से इधर जाएगा, तो वन रेवोल्यूशन वो आपका 2 टाइम्स एक्सलेट होगा। तो n में कितना हो जाएगा? 2n टाइम्स। तो देखिए उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? 2n क्यू इंटू वी। 2n क्यू इंटू वी। ये 2n क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है। और q क्या है आपका? q चार्ज है। v क्या है? v पोटेंशियल डिफरेंस है जो आपने डीज के बीच में अप्लाई किया है। तो अगर वो चार्ज पार्टिकल n रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा तो उसको जो टोटल मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वो मिलेगी 2n क्यू इंटू वी। क्या? 2n क्यू इंटू वी, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, q क्या है? चार्ज, v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द गैप्स ऑफ द डीज। और ये जो एनर्जी होगी वही जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की इक्वल हो जाएगी। तो 2n क्यू इंटू वी इक्वल टू के मैक्स। तो 2n क्यू वी इक्वल टू वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर मैक्स स्क्वायर अपॉन 2m। तो n कितना आ जाएगा? n आ जाएगा वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और डीज की रेडियस हम कैपिटल आर मान लें तो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4v इंटू एम। 4 कैपिटल v इंटू एम। इतने रेवोल्यूशन उस चार्ज पार्टिकल को कंप्लीट करना पड़ेगा डीज के अंदर। इतने रेवोल्यूशन उस चार्ज पार्टिकल को डीज के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। मींस जब उसकी रेडियस डीज की रेडियस के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल सकते हैं कि कितने रेवोल्यूशन उसको रिवॉल्व करना पड़ेगा डीज के अंदर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए। अब साइक्लोट्रॉन की कमियां क्या हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या है, इनके ड्रॉबैक क्या है, आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं। इट इज नॉट यूज्ड टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन एज दे हैव वेरी स्मॉल मासेज। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो इतना कम होता है कि हाई स्पीड पर इनका मास कांस्टेंट नहीं रहता, इनका मास चेंज होने लगता है। जो इलेक्ट्रॉन है जब वो हाई स्पीड पर चलता है तो उसका मास जो चेंज होने लगता है m इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड हाई होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है नियर अबाउट आपका 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। मीन्स नियर अबाउट c अपॉन 10 की इक्वल होती है। c स्पीड ऑफ लाइट है। तो इतनी हाई स्पीड पर इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट नहीं रहता है, मास उसका चेंज होने लगता है। जब मास चेंज होने लगता है तो जो साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस कंडीशन थी, स्मॉल t/2 इक्वल टू t इक्वल टू पाई m अपॉन क्यू वी, यहाँ पर मास के चेंज होने से ये रिजोनेंस कंडीशन होल्ड नहीं करती है। और होल्ड नहीं करती है इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन से एक्सलेट नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको करने के लिए क्या किया जाता है, इसके लिए हम एक दूसरी डिवाइस का यूज करते हैं। उसका क्या नाम है? बीटाट्रॉन। क्या नाम है? बीटाट्रॉन। क्या नाम है? बीटाट्रॉन। और कुछ ऐसी मशीन बनाई जिसमें सभी चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट किया जा सकता है, उसको सिंक्रो साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंक्रो साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। और सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में हम टोराइड और सोलेनॉइड दोनों का यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए।
तो वह मशीन जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सभी एक्सलेट किए जा सकते हैं उन्हें सिंक्रो साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। और उसमें हम टोरॉइड और सोलेनॉइड का यूज करते हैं स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। वो डिवाइस जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट किया जा सकता है उसको बीटाट्रॉन बोलते हैं, ठीक ना। और दूसरी क्या है, इट इज नॉट यूज टू एक्सलेट अनचार्ज पार्टिकल। हम इसमें से अनचार्ज पार्टिकल को नहीं एक्सलेट कर सकते हैं, हम न्यूट्रॉन को नहीं एक्सलेट कर सकते हैं, उसके लिए चार्ज पार्टिकल का होना जरूरी है। तो मीन्स साइक्लोट्रॉन से हम अनचार्ज पार्टिकल को एक्सलेट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए पार्टिकल का चार्ज होना जरूरी है। ओके, तो आपके एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन या तो बनेगा कि व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, राइट इज वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी, और या तो शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सलेट बाय द साइक्लोट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन से क्यों नहीं एक्सलेट कर सकते हैं। और या तो क्वेश्चन बनेगा आपका कि व्हाट इज साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस कंडीशन, साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस कंडीशन क्या है। या तो 1 मार्क्स में पूछा जाएगा राइट द प्रिंसिपल ऑफ द साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल लिखिए। तो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल ये है कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल को स्ट्रांग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिक और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में बार बार मूव कराया जाता है तो उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस इंक्रीज होती जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, वो हाई एनर्जी तक जो है वो हाई एनर्जी गेन कर सकता है। ओके, समझ आई बात। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है आपको, और प्रिपेयर कर करके और आपको एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर करके तैयार हो जाना है। ओके, तो ये रहा साइक्लोट्रॉन, उसका प्रिंसिपल, उसकी वर्किंग, उसकी थ्योरी, साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस कंडीशन, उसकी लिमिटेशन मीन्स कमियां क्या हैं, और कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन उसे कंप्लीट करना पड़ेगा मैक्सिमम एनर्जी को एक्वायर करने के लिए, ये आपने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक ना, और उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे।